जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था और जिसमें मैंने ये चिंतन किया था एज ए प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि जो भी महागठबंधन में हो रहा है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली, बड़े-बड़े पत्रकारों की मिली, मेरे मित्रों की मिली और समाज के अलग-अलग प्रकार के लोगों की मिली। अच्छा, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी, जो मैं बड़े वरिष्ठ पत्रकारों की बात सुन रहा हूं। कुछ लोग केसी वेणुगोपाल को स्लीपर सेल बता रहे हैं, कुछ लोग राजीव शुक्ला को स्लीपर सेल बता रहे हैं, कुछ लोग सुरजेवाला को सीरज बताते हैं कि स्लीपर सेल हैं, कुछ लोग अजय माकन को बताते हैं, कुछ लोग अधीर रंजन चौधरी को बताते हैं। लेकिन सारे वरिष्ठ पत्रकारों को प्रणाम करते हुए, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए, उनके खिलाफ गुस्ताखी करते हुए मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तो चलिए आपने बता दिया कि कांग्रेस के अंदर कौन-कौन स्लीपर सेल है। कृपा करके ये भी बताइए कि कौन ऐसा कांग्रेस में है जो स्लीपर सेल नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये बिल्कुल ह्यूमन रिलेशंस का मामला है, ये बिल्कुल साइकोलॉजी का मामला है। हर व्यक्ति को लगता है, कभी-कभी शायद मुझे भी लगता है, जो गलत लगता है मुझे नहीं लगना चाहिए। मुझे ऐसा लगना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, बहुत सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास और दूर-दूर दराज एरिया से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, ऐसे एरियाज़ जिनके बारे में मैंने सुना नहीं है, वहाँ से आते हैं। और लोग कहते हैं साहब मेरे पास एक राय है, मैं राहुल गांधी को देना चाहता हूँ, राहुल गांधी पूरी देश की दिशा बदल देंगे और ये स्लीपर सेल पे कंट्रोल क्यों नहीं करते। और साहब अगर मुझे मौका मिल जाए तो राहुल गांधी को मैं वो राह दिखा दूंगा। मैंने कहा देखिए, अगर वास्तविकता ये है, अपने पत्रकार बंधुओं के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, पिकासो की अगर किसी को पेंटिंग भी दिखा दी जाए, किसी को भी, वो कहेगा कि साहब ये जो पेंटिंग है इसमें ये रंग ऐसे नहीं, ये रेखा ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी रेखा होनी चाहिए थी। देखिए, क्रिटिसाइज करना चीजों को बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई कहे कि आप पिकासो जैसी पेंटिंग खुद बना दीजिए तो संभव नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े आर्टिस्ट हैं। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार ही मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस कठिन प्रतिकूल समय में संघर्ष कर रहे हैं, उस समय राय देना और सबको स्लीपर सेल बता देना और किसको भी सही ना बताना और केवल अपनी राय को महत्वपूर्ण बताना और ऐसा समझना कि मेरी राय से पूरी राजनीति राहुल गांधी बदल सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति हैं और सीमाएं होती हैं हर आदमी की। भाई, आप भी किसी पद पे रहे होंगे, मैं भी किसी पद पे था, मुझे पता है मेरी कुछ सीमाएं हैं, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं और उनकी सीमाओं में रह के मैं काम कर सकता हूँ। राहुल गांधी के साथ भी वही समस्या है, उनके साथ ये भी समस्या है जो महसूस करनी चाहिए उन्हें राय देने से पहले, कि जहां पे 40-40 साल से तपे तपाए कांग्रेस नेता, जिनकी कई पुश्तें कांग्रेस पे थी, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो आरपीएन सिंह हों, जब ऐसे लोग जो 40 साल से जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस के अंदर थीं, नवीन जिंदल हों, ये लोग अगर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां नेता बन सकते हैं, तो किस पे विश्वास करें। ये इतना आसान खेल तो नहीं है कि राहुल गांधी के लिए बड़ा आसान है। दूसरी बात यह है कि ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, मुझे भी माननी पड़ेगी, कि 11 साल पहले जो राहुल गांधी की छवि बनाई गई थी पैसे के बल पर और गोदी मीडिया के माध्यम से और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें तो कहीं किसी को कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5 साल के अंदर, जब से यात्रा शुरू की है राहुल गांधी ने, देश के अंदर उनकी इमेज बिल्कुल बदल चुकी है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद उनके विपक्षियों द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा नैरेटिव चेंज हो चुका है और राहुल गांधी इज फाइटिंग बैक, अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी एक रूपरेखा भूमिका बना ली है। अच्छा, इसके बाद उन्हें हम राय दें, जिस आदमी को अपनी सीमाएं भी पता हैं, अपनी मर्यादाएं भी पता हैं, अपनी परंपरा जो परिवार की है उसके बारे में पता है, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरी और किसी के भी राय देने की आवश्यकता है। लेकिन किसी को भी स्लीपर सेल बताने से पहले ये बात समझनी चाहिए आपको कि, और मुझको भी, कि हमें समझना चाहिए कि जो आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, हेल्म ऑफ द अफेयर्स में है और जो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और लेकिन जो काम पहले गोदी मीडिया करता था, ये जो क्रिटिक्स करते थे, आज के तारीख में कांग्रेस के और राहुल गांधी के समर्थक ये कर रहे हैं।
कल की वीडियो मैंने ये कहा था कि महागठबंधन में जो ये लड़ाई दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रणनीति का पार्ट है, एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और जो एनडीए ने किया बहुत बड़ी गलती की, और एनडीए ने क्योंकि 5 दिन पहले टिकट अनाउंस कर दिए, सीट का बंटवारा कर दिया, इसलिए वहां पे ये परिस्थिति बन गई आज के तारीख में कि उनके यहाँ इतना ज्यादा विद्रोह पैदा हो गया, गांव गांव शहर शहर विद्रोह पैदा हो गया। उनको जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने गांव गांव जाके बिल्कुल विरोध की बयार बहा दी, और सारी चीजें सामने आ गई, क्योंकि महागठबंधन में अंतिम क्षण तक ये नहीं पता चला कौन कहां से सीट लड़ रहा है और किसको कितनी सीटें अलॉट हुई। सिंबल मिला, लोगों ने जाके फाइल कर दिया। 8-10 सीटें ऐसी भी रहीं जिसमें सीपीआई और कांग्रेस के लोग आमने सामने थे, कुछ सीटें ऐसी भी रहीं जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के लोग आमने सामने थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, और क्योंकि अभी जो नॉमिनेशन विड्रॉल का टाइम है अभी बाकी है, तो किसका नॉमिनेशन होगा, कौन फाइनली लड़ेगा, और अगर 2 लोग कैंडिडेट अपोजिशन के लड़ भी जाते हैं और उसके अंदर अगर ये स्ट्रेटेजी दिखती है कि जिससे बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो जाए और जो महागठबंधन के वोटों का एक वो होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसमें बंटवारा ना हो। क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सच है और ये सामाजिक सच्चाई है आज के तारीख में। आप उत्तर प्रदेश में भी अगर किसी जाटव से पूछेंगे तो कहेगा कि देखिए हम लोग कितने भी भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, हमारा जो जब हम काम कराने विधायक के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं तो केवल हमारी जात पूछ के कि आप जाटव हो, मान लेते हैं कि ये बीएसपी के वोटर है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई यादव होता है, कितना भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, लेकिन जनरल परसेप्शन ये होता है कि यादव जो है अखिलेश यादव को वोट देते हैं और तेजस्वी यादव को देते हैं। ब्राह्मण ठाकुर कितना भी अपोजिशन के कन्वेंसिंग कर लें और उनके लिए सहानुभूति रख लें, लेकिन ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं। एक सच्चाई है, एक सामाजिक सच्चाई है। अच्छा, ये भी बात होती है कि जहां पे जो जात डोमिनेटिंग होती है और जिनकी संख्या जाते होती है, मानी बात है कि वो एक ऐसी फोर्स होती है जो अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास करती है, इसलिए उसके खिलाफ बाकी लोग गोलबंद हो जाते हैं। जहां 70% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वहां पे मानी बात है वो डोमिनेशन होगा उनका, तो 30% हिंदुओं का लगेगा कि ये डोमिनेट कर रहे हैं। जहां पे 40% जाट होंगे वहां उन्हें लगेगा ये जाट डोमिनेट कर रहे हैं, तो 60% के अलग हो जाने की संभावना है। जहां पे यादव होंगे वहां पे ये चीज लगेगी। तो इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा था कि अगर महागठबंधन अगर एक सोची समझी रणनीति से बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक सीट एलोकेशन की बात नहीं करती है और कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट की बात करती है, तो हम लोगों को अपने बहुत ज्यादा चिंतन करने के बजाय जो हमको तो ये डिसाइड करना है कि आप गांधी के साथ हैं या आप गोडसे के साथ हैं। गोडसे के साथ हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन गांधी की नीति पे क्रिटिसाइज करना, ये सोचना कि गांधी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, तो ये तो उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है। एक आदमी गधा खरीद के ला रहा था और बाप बेटे दोनों पैदल चल रहे थे, तो जनता ने देखा और उन्होंने कहा कि देखिए गधा ऐसे ही ला रहे हैं और बाप बेटे पैदल चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया। थोड़ी दूर गए, दूसरे गांव वालों ने कहा कि देखो क्या बात है, बेटा तो जो है गधे पे बैठा हुआ है, बाप पैदल चल रहा है। तो फिर दोनों बैठ गए गधे के ऊपर, तो कहने लगे बताओ गधे की जान ले रहे हैं, दोनों गधे के ऊपर बैठ गए तो गधे को खाली चलना भी मुश्किल, गधे के ऊपर बेटा बैठे तो भी मुश्किल, बाप बैठे पैदल बेटा पैदल चले तो भी मुश्किल, गधे के ऊपर दोनों बैठे तो भी मुश्किल। तो ये देखिए जो आदमी भी एक निर्णायक युद्ध लड़ रहा है, तो हमें तो ये डिसाइड करना है कि हम किस साइड में हैं, हम गांधी के साइड पे हैं, गोडसे की साइड पे हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जो कि रोजगार को महत्व नहीं देते हैं, जिनकी विदेश नीति बिल्कुल फेल हो गई है, जिनकी अर्थनीति सारी की सारी फेल हो गई है, जो केवल 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने में अपनी बात करते हैं या उन लोगों का साथ देना है जो एक सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और देश को 142 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, और इसके बाद अपनी राय देना और किसी को स्लीपर सेल बता देना। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से एक अध्यापक के रूप में मैं तो इसको उचित नहीं समझता। जो बात कल के वीडियो में मैंने कही थी, ये जो महागठबंधन कर रहा है स्ट्रेटेजी है, अब मैंने उसका बहुत ज्यादा अध्ययन रात में फिर किया, तो मुझे ये लगता है कि जो ये दिखाया जा रहा है और ये जो बताया जा रहा है, ये राहुल गांधी भी असर्ट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी असर्ट कर रहे हैं, उनमें आपस में बहुत ज्यादा खिंचाव हो गया है, 2 दिन से बात नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। ये प्रायोजित कार्यक्रम मुझे इसलिए लगता है, देखिए उसका एक कारण है। ये कारण ये है कि देखिए आरजेडी को भी पता है, तेजस्वी यादव भी पता है, लालू प्रसाद यादव भी पता है कि 10 साल से वो सत्ता में नहीं है, 18 महीने 17 बल्कि 20 साल से नहीं है, बीच बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए सत्ता में आए, लेकिन ज्यादातर समय में तो बीजेपी और जेडीयू साथ रहे हैं। और अगर इस बार का चुनाव हार गए वो, तो उसके बाद दोबारा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, और वहां पे अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भी बांध के रखना, क्योंकि इस बार का इलेक्शन जो है
वो लास्ट चांस है महागठबंधन को सर्वाइवल के लिए। और अगर इसमें हारे तो उनको भी अपनी परिस्थिति पता है, कांग्रेस को भी बात पता है कि अगर बिहार में परिवर्तन हो गया और वहां पे चुनाव वो जीत गए तो ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर जो फिजा बदलेगी 2029 में, उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग रोल होगा। और जो ये जिस प्रकार से आईपी गुप्ता को भी टिकट दिया गया, मुकेश सैनी के लोगों को भी टिकट दिया गया और कास्ट एरिथमेटिक को देखा गया, वो तो स्ट्रेटेजी सही है। अब इसके बाद जो मुझे लगता है कि जो एक मैसेज दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, जो कल भी मैंने कहा था, कल की वीडियो में भी कहा था, तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर न करने का कारण मुख्य ये है क्योंकि यादव वहां डोमिनेटिंग कास्ट है, बिहार के अंदर 17% है और मुसलमानों के बारे में सबको पता है कि वो बीजेपी को वोट देते नहीं है, जेडीयू को वोट, इस बार जेडीयू ने खुद कह दिया है कि हमें वोट मत दो, तो 17% के बारे में तो कोई विचार विमर्श बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और यादवों के बारे सब जानते हैं कि ज्यादातर लोग जो है तेजस्वी यादव को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन क्योंकि उनको गुरु मानते हैं उसकी वजह से जो बाकी अति पिछड़े और अति दलित हैं वो आरजेडी से विमुख हो जाते हैं। तो राहुल गांधी की अति पिछड़े अति दलितों में बहुत तगड़ी पैठ होने के बावजूद जो अति पिछड़े अति दलित हैं वो अगर उनको लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उसके बाद यादव डोमिनेशन हो जाएगा, मुसलमानों का डोमिनेशन हो जाएगा, तो उसे बचने के लिए अगर ये मैसेज सोसाइटी के अंदर जाता है कि राहुल गांधी भी असर्ट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी असर्ट कर रहे हैं, तो यादवों का ये मसला हो जाएगा कि भाई आप जो है तेजस्वी यादव के कैंडिडेट्स को पूरी मेहनत से जिताइए। और क्योंकि एक आशंका पैदा नहीं होती है अति दलित पिछड़ों में जो आज के तारीख में राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं कि भाई आपको यादवों से और तेजस्वी यादव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी आपके सेवियर हैं, वो अति दलित पिछड़ों के सेवियर हैं, सामाजिक न्याय के प्रहरी हैं। तेजस्वी यादव जो नौकरी की बात कर रहे हैं वहां पे राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, इलेक्शन रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि मेरी कैलकुलेशन या तो 100% सही होगी या 100% गलत होगी। और अगर गलत भी होगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं तो एक अध्यापक के रूप में विश्लेषण कर रहा हूँ, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि जो भी महागठबंधन के हो रहा है एज ए स्ट्रेटेजी हो रहा है। और मेरे को यह भी लगता है कि आईपी गुप्ता और मुकेश सैनी को सीटें देकर 15 सीटें और 6 सीटें देकर महागठबंधन ने चुनाव जीत लिया है। और एक चीज और नोट करनी बहुत आवश्यक है, एलजेपी जिसको माना जा रहा था कि वो बीजेपी के हनुमान हैं और वो नीतीश कुमार को ठिकाने लगा के लिए उनको इतनी सीटें दी गई हैं, जिस प्रकार से अनकंटेस्टेड उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को जिता दिया है। वरना आप जानते हैं कि जब किसी का नॉमिनेशन फाइल होता है केवल कैंडिडेट नहीं भरता है, कुछ वकील भी होते हैं, सलाहकार भी होते हैं जिनको इलेक्शन के बारे में पता होता है। तो फॉर्म में गलत फॉर्म भरने की वजह से गलत फॉर्म का रिजेक्ट हो जाना और आरजेडी को एक अनकंटेस्टेड विन दे देना, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की भी तेजस्वी यादव राहुल गांधी से कोई सेटिंग हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। सही लगता है गलत, आई डोंट नो, आप बताइएगा कमेंट्स में तो पता चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।